Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. Welcome to PSC Government Senior Secondary School पिंगला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 12 के अंदर हमारा चैप्टर 2 है उपभोक्ता के व्यवहारों का सिद्धांत और उसमें आज का जो लेक्चर है वो है 17 नंबर. और आज हम पढ़ने वाले हैं मांग के नियम की कुछ मान्यता है, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर. अब ये सब मांग के नियम की मान्यता क्या है, क्योंकि कोई भी नियम आप बनाओगे तो उसके लिए पहले आपको कुछ मान्यता देनी होगी. जब आप मान्यता को दोगे तभी आपका कोई नियम प्रतिपादित होगा. समझ में आया? बिल्कुल सर. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी दबाना है, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स भी है उसकी जानकारी तुरंत ही आपको मिल सके. ठीक है, तो चलिएगा. टॉपिक है मांग के नियम की मान्यता. मांग के नियम की मान्यता. या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर. अन्य बातें समान रहने पर, या फिर ये कह सकते हैं कि अन्य बातें समान होने पर या समानता होने पर. ठीक है. अब देखेगा कि सर ये मांग के नियम की मान्यता क्या होती है और ये जो अन्य बातें समान ये क्या है सर. कि सर आपने पहले भी पढ़ा था मांग फलन में, उसमें भी बताया था कि सर अन्य बातें समान होने पर. ध्यान रखना, अगर आप ये कहते हैं कि मांग का नियम आपको पता है, अगर आपने ये कह दिया कि सर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, मांग का नियम कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो ये आपका नियम गलत है. आपका मांग का नियम क्या है जो मैंने दिखाया था, मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर. यानी कि जब आप मांग का नियम लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको यह लिखना जरूरी है कि सर अन्य बातें समान रहने पर, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी. यह आपका सही तरीके से नियम था जो मैंने लिखा था, यानी कि ये लाइन आपको लिखना कंपल्सरी है. अब इसमें देखना, मैं कह रहा हूं सर, यानी कि ये जो मांग है इस मांग को दो भागों में डिवाइड करता हूं, यानी कि दो कारक में बता रहा हूं. एक तो मैं कह रहा हूं सर वस्तु की कीमत, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर में बता रहा हूं. और इस तरफ मैं लिख रहा हूं सर उपभोक्ता की आय. सर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. यानी कि बाजार मांग को जो प्रभावित करने वाले घटक है उनके बारे में मैं 3-4 कारण लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. दूसरा मैं लिख देता हूं कि सर संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, और अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैसे कि जनसंख्या, उपभोक्ताओं की संख्या. ठीक है. हालांकि मैंने तो 14-15 कारण लिखा है, मौसम है, त्योहार है, सरकार की नीति है. ठीक है, लेकिन मैं अभी 50 शब्द लिख रहा, केवल आपको समझा रहा कि अन्य बातें समान रहने पर क्या कह रहा है. तो देखना, इसमें मैंने दो कारक बताए हुए हैं. एक तरफ तो लिखे वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ ये 5 रीजन मैंने लिखे कि सर उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करती है. सर संबंधित वस्तु की कीमत ये भी मांग को प्रभावित करती है. उपभोक्ता की जो रुचि है वो भी मांग को प्रभावित करेगी, जनसंख्या तो सर वो भी मांग को प्रभावित करेगी,
और ये जो उपभोक्ता की संख्या है ये भी मांग को प्रभावित करेगी। ये तो सर हमें पता है, इसमें क्या नहीं बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो पहला कारक लिखा हुआ है सर वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत को हम लोग कीमत कारक भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या सर? कीमत कारक। और कीमत कारक आपको क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, यदि किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी सर? कम होगी। मांग क्या होगी सर? कम होगी, आपको पता ही है। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें में क्या होगी सर? जैसे उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की रुचि है, जनसंख्या है, उपभोक्ताओं की संख्या है, यानी कि इन सब में मुझे क्या रखना होगा? कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसमें क्या करना है सर? इन सभी के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना, ध्यान रखना, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैंने लिखा है अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि ये सभी क्या है? अन्य बातें। ठीक है, यानी कि अगर आप कीमत में परिवर्तन करोगे तो मांग पर स्वतः परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन कब? जब आपने उपभोक्ता की आय को स्थिर रखा है तो या फिर संबंधित वस्तु की कीमत हो सकती है, चाहे रुचि, चाहे जनसंख्या, चाहे उपभोक्ता की संख्या, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन होगा वो केवल इसमें होगा। और इसे नॉर्मली हम लोग इसे कीमत कारक कहते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हैं सर? कीमत कारक। जबकि इसे हम क्या कहते हैं सर? कीमतेतर कारक। इसे कीमत कारक और इसे कीमतेतर कारक के नाम से जानते हैं। सर कैसे? वस्तु की कीमत में सर परिवर्तन होगा, अन्य बातों को आप समान रख सकते। क्यों? अब देखिएगा, इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। मान लीजिएगा कोई मोबाइल है और उस मोबाइल की जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है। जब मोबाइल की प्राइस 5,000 रुपए है तो उसकी जो डिमांड है, मान लीजिएगा उसकी डिमांड कितनी है सर? 5 है। कितनी है सर? 5 है। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप ये कहते हैं कि सर वस्तु की कीमत को भी बढ़ाना है और मुझे तो उपभोक्ता की आय को भी बढ़ाना है, यानी कि मान लीजिएगा अगर मैं ये कहता हूं कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय मान लीजिएगा 5,000 रुपए या 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए 10,000 रुपए। ठीक है, अब यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जब आपकी प्राइस 5,000 रुपए है तो आपकी डिमांड कितनी है? 5। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे तो इस कीमत में भी परिवर्तन करना है और उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन करना है, तो अगर आप अपनी कीमत बढ़ा देते हैं, अगर आप मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए जब करोगे, अगर आप अपनी कीमत बढ़ा देंगे और उपभोक्ता की जो आय है उसको भी अगर आप बढ़ा देंगे, दुगुनी कर देंगे, मोबाइल की प्राइस मैंने दुगुनी की है, और अगर आप उपभोक्ता की आय को भी अगर आप बढ़ा देते 10,000 से 20,000 रुपए कर देते, दुगुनी की है, लेकिन इससे मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न आपकी मांग बढ़ेगी और न आपकी मांग घटेगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आपने अगर कीमत में भी अगर परिवर्तन किया है और उपभोक्ता की आय में भी अगर परिवर्तन किया है तो इससे मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि न आपकी मांग घटेगी और न आपकी मांग बढ़ेगी, यानी कि आपकी मांग 5 ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी मोबाइल की प्राइस बढ़ी है तो साथ में आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। समझ में आया क्या है? यानी कि आप लोगों ने तो कीमत में भी परिवर्तन किया और इसमें भी परिवर्तन किया, तो यहाँ पर ये आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि ये आपका अपवाद हो गया। ठीक है, अब सर अगर आपको मांग का नियम लागू करना है तो क्या करना है? इसके लिए मुझे काम करना होगा, ये जो उपभोक्ता की आय है उसको मुझे क्या रखना होगा सर? स्थिर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। अगर मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, यानी कि मेरी इनकम अगर मैं 10,000 रुपए रखूं और मैं जो कीमत को बढ़ा देता हूँ, मोबाइल की कीमत को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो मेरी मांग क्या हो जाएगी सर? घटे कम हो जाएगी, यानी कि जस्ट सपोज करो मेरी मांग कितना हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरी मांग घटके से कितनी हो जाएगी? 2। ये जस्ट सपोज क्या है, यानी कि मेरी डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम। मैंने ये बताया कि कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम होगी। और अगर सपोज करो कि
अगर कीमत कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर यानी कि अगर मैं अपनी कीमत अगर सपोज करो 5,000 रुपए रखता हो तो मेरी मांग पुनः कितनी हो सकती है सर, 5 हो सकती है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा तो यानी कि इसको मुझे क्या रखना होगा सर, स्थिर। समझ में आया नहीं आया? यानी कि केवल परिवर्तन करना हो कीमत में करना है, अन्य बातों को स्थिर रखना है। समझ में आया नहीं? यानी कि इन सभी बातों को क्या रखना है, स्थिर रखना है, तो आपका मांग का नहीं लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपको प्रश्न में यह कह रहा है कि सर मांग के नियम की मान्यता लिखिए, मांग के नियम की मान्यता लिखिए, तो ये वाला आपको पूरा करना है। यानी कि उपभोक्ता के आय में कोई परिवर्तन न हो, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन न हो, जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो, उपभोक्ता की संख्या में कोई परिवर्तन न हो। समझ में आया कि नहीं आया? आ चुका है। यानी कि ये इसको प्रभावित करने वाले क्या है, सब फैक्टर है, यानी कि कारक है, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। ठीक है, तो ये था आपके मांग के नियम की मान्यता, जिसे आप एसम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं कीमत और उपभोक्ता के दोनों में अगर मैं परिवर्तन करता हूं तो मेरा मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग उतनी की उतनी रहेगी, न बढ़ेगी न घटेगी। इसीलिए मुझे अन्य बातों को स्थिर रखना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। ठीक है, यानी कि केवल इसमें मुझे परिवर्तन करना, मांग परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक क्यों होता है उसके बारे में। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। अब आपकी स्कूल खुल चुकी है, इसीलिए कह रहा हूं ओके बाय।